तो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी कुछ है यूरो से रिलेटेड। दो ब्लॉकबस्टर मैच हुए, स्पेशली जॉर्जिया वर्सेस टर्की वाला। तो भाई आई थिंक गेम ऑफ द यूरोस था सो फार। अभी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पोर्चुगल और बड़े भैया की टीम ने जो है वो अपना मैच जीत लिया एंड के ऊपर। कैंसेसाओ ने जो है वो विनिंग गोल स्कोर किया, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और बारसा की थोड़ी सी न्यूज चल रही है तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे यार। लेकिन सबसे पहले ये टर्की की टीम, भाई ये टर्की की टीम 3-1 जीत गई यहाँ पे। मुल्दूर ने गोल स्कोर किया, आर्दा गुलर ने गोल स्कोर किया। दोनों गोल बहुत बेहतरीन थे। और एंड के ऊपर अख्तुरपोगलू जो कि गलाटासरे के काफी बेहतरीन प्लेयर हैं, उन्होंने गोल स्कोर किया। भाई ये टीम बहुत अच्छी लग रही है। नाम मुश्किल है लेकिन आर्दा गुलर, कोकचू, यिल्डिज, यिल्मास, हाकान, भाई ये टीम के अंदर पेस है, टेक्निकलिटी है। और आप अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नॉकआउट्स के अंदर अगर क्लिक करती है, एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर ये टीम क्लिक करती है तो ये टर्की की टीम डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं। देखिए आर्दा गुलर इज अ स्पेशल टैलेंट। ऑब्वियसली जब वो बारसा के साथ लिंक थे, आप सब लोगों को याद होगा कि बारसा फैंस ने भी उनको काफी ज्यादा हाइप किया था। और उसके बाद बारसा फैंस जो हैं वो दिल बुरा कर लिया था उन्होंने कि यार ये तो अच्छा प्लेयर नहीं है। लेकिन जब वो रियल मैड्रिड चले गए थे तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि, और स्काउटिंग रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी जब वो बार्सिलोना के साथ लिंक थे, तब मैंने आपको कहा था कि भाई मैं बिल्कुल स्टिक करता हूं अपने एनालिसिस से। आई स्टिल थिंक वो चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो बुरे प्लेयर है, ठीक है, जो कि अक्सर जो कि ऑपोजिशन फैंस भी करते हैं अगर कोई प्लेयर उनके पास ना जाए तो आर्दा गुलर इज अ स्पेशल प्लेयर और इज अ ह्यूज टैलेंट। क्या बेहतरीन गोल उन्होंने स्कोर किया। और टर्की की टीम जो है वो फुल रिदम के अंदर दिखी। तो लेकिन बहुत अच्छा मैच था, एंड टू एंड मैच था। जॉर्जिया के पास भी बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो मजा आया। आई थिंक पहला मैच था जिसके अंदर वाकई मुझे मजा आया। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं क्योंकि हम पोर्चुगल के ऊपर मैं थोड़ी सी ज्यादा बात करना चाहता हूँ। देखिए पोर्चुगल ने मैच तो जीत लिया, लेकिन बड़ी टीम ना अभी तक ना इंग्लैंड ने भी जीत लिया, कन्विंसिंग नहीं लगी। फ्रांस भी अभी तक कन्विंसिंग नहीं लगी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। और अभी पोर्चुगल, देखिए जिस तरह की पोर्चुगल का स्क्वाड है, जैसे मैं फ्रांस के बारे में बात करता हूँ, इंग्लैंड के बारे में बात करता हूँ, इस तरह मैच देखिए यहाँ पे चेक रिपब्लिक को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने गेम में अंदर बनाए रखे, डिफेंड किया, उसके बाद काउंटर के ऊपर भी अच्छा हिट किया, तो काफी ज्यादा कंपोज थे, तो डिफेंडिंग अच्छी की। बट दिस इज मतलब पोर्चुगल की इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इजीली ब्रेक करें इस तरह की टीम्स को। तो अभी तक जो है अंडरडॉग्स जो हैं, जो कि छोटी टीम्स है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जो बड़ी टीम्स है उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो एक्सपेक्टेशन है। आई नो जैसे जैसे गेम डीप जाएगा, जैसे जैसे टूर्नामेंट डीप जाएगा, बड़ी टीम जो है वो फॉर्म के अंदर बेहतर तरीके से आएंगी। यार मुझे इश्यूज जो लगे ना एंड के ऊपर, ओन गोल, एक ओन गोल था और ऑब्वियसली कैंसेसाओ ने गोल स्कोर किया विनिंग एंड के ऊपर जाके। एक गोल भी जो है वो ऑफसाइड जो है वो रूल आउट हो गया। मुझे इश्यूज क्या हैं? मुझे इश्यूज ये हैं कि पलिनिया को नहीं खिला रही। होल्डिंग मिडफील्डर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी है। 3 सेंटर बैक्स के साथ जा रहे हैं जिसके अंदर नूनो मेंडेस है। मुझे सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये है कि नूनो मेंडेस को भी सेंटर बैक खिला रहे हैं आप तीसरे सेंटर बैक को खिला लो ना लेफ्ट साइड के ऊपर। बाद में भी तो आप लेके आए ना। तो ये नूनो मेंडेस को भी खिला रहे हैं, कैंसेलो को वाइड नहीं खिला रहे, एज अ विंग बैक नहीं खिला रहे, उनको मिडफील्ड के अंदर खिला रहे हैं। और राफेल लेओ लेफ्ट साइड से वाइड रहते हैं। अब राइट साइड के ऊपर बर्नार्डो सिल्वा को वाइड नहीं भेजते, बर्नार्डो सिल्वा को भी मिडफील्ड के अंदर ये खिला रहे हैं। और राइट साइड से डैलोट जो थे वो वाइड थे। तो मुझे ये समझ नहीं लग रही कि डैलो भी खेल रहे हैं, कैंसेलो भी खेल रहे हैं, उसके अलावा नूनो मेंडेस भी खेल रहे हैं। या तो आप 3 सेंटर बैक्स के साथ जाएं और प्रॉपर 2 विंग बैक्स के साथ जाएं, डैलो या फिर कैंसेलो। कैंसेलो ने मिडल ही खेलना है। तो अगर राफेल लियो खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली कैंसेलो खेलेंगे। अगर डियोगो जोटा खेल रहे हैं, ऑप्शंस आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, तब जो है वो नूनो मेंडेस को खेलना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है एंड के ऊपर। तो भाई एक वो हड़बड़ी सी मची हुई थी, किसी तरह गोल कर लें, कभी किसी को लेके आ रहे, कैंसेसाओ को ले आए, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को ले आए थे कि भाई किसी तरह गोल हो जाए। तो इनको गेम को ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक कंट्रोलिंग मिडफील्डर कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि ऑन द बॉल तो ठीक है सारे, ब्रूनो फर्नांडिस भी, विटीनिया भी, बर्नार्डो सिल्वा भी, स्पेशली कैंसेलो की बात करूं, ऑन द बॉल तो ठीक है ये सारे। लेकिन जब ऑफ द बॉल, अभी तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक थी ना, कोई और टीम होती और अगर आप इस सेटअप के साथ खेलेंगे विद 3 फुल बैक्स इन द टीम, राइट, एंड विद नो प्रॉपर डीएम, तो ऑफ द बॉल विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, कैंसेलो तीनों स्ट्रगल करेंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन इस टीम से रिलेटेड या आज की गेम से रिलेटेड ये है कि इनको या तो एक, इनको कैंसेलो और नूनो में से किसी एक के ऊपर जाना चाहिए,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने वाइड किसको खिलाना है या फिर आपने सेंट्रली डिएगो जोटा को खिलाना है। और एक डीएम लाजमी खेलना चाहिए। पलिनिया शुड डेफिनेटली प्ले इन दिस टीम, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। बाकी यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास काफी ज्यादा चांसेस थे, शार्प दिखे। देखिए अच्छी बात यह है, एक पोस्ट भी उनकी हिट हुई जो कि उनको गोल स्कोर करना चाहिए था, एक बहुत अच्छा सेव था लेकिन वहां पे भी गोल स्कोर करना चाहिए था। तो अच्छी पोजीशंस के अंदर पहुंच रही है, उन तक सर्विस भी पहुंच रही है। तो रोनाल्डो शुड भी स्कोरिंग गोल्स, राइट, अच्छी सर्विस मिल रही है उनको। तो अच्छी बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्कोर नहीं किया बट वो शार्प दिखे, और दिस इज गुड फॉर पोर्चुगल। तो पोर्चुगल शुड इंप्रूव आई थिंक, एंड दे विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट गेम। बहुत इंपॉर्टेंट विन है यहाँ पे पोर्चुगल के लिए, बिकॉज टर्की है इन ग्रुप में, और आप अगर हार जाते या ड्रॉ भी हो जाते तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी यहाँ पे पोर्चुगल के लिए। खैर हम बारसा की न्यूज के ऊपर मूव ऑन करते हैं। देखिए शेड्यूल आ चुका है, वेलेंशिया के अगेंस्ट पहला होम अवे गेम होगा बार्सिलोना का, अल क्लासिको, जिनका सबको वेट होता है। वो 1 अक्टूबर में होगा आई थिंक, 21 अक्टूबर को, और एक 27 को या 21 को है, जो कि बर्नाबेओ के ऊपर होगा, और होम के ऊपर जो है वो मैच मई के अंदर होगा। तो ये तो शेड्यूल अनाउंस हो गया है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, राइट। अब यार गैस्पर्ड जो कि फॉर्मर बार्सिलोना प्रेसिडेंट रह चुकी है, उन्होंने काफी पॉजिटिव बातें की। उन्होंने कहा कि भाई बारसा जो है वो फाइनेंशियली काफी इंप्रूव हुई है अंडर इन द लास्ट 3 इयर्स अंडर जोआन लपोर्टा। उन्होंने ये बात की है कि बारसा हर साल 200 मिलियन यूरोज के मतलब नुकसान में होती थी, और इस साल से ऑनवर्ड्स बारसा हमेशा प्रॉफिट में रहे, हमेशा नहीं कहूंगा, मतलब इस साल से प्रॉफिट में रहेगी, हमेशा का तो बाद में पता चलेगा। तो ये अच्छी न्यूज दी है उन्होंने, होपफुली ऐसा ही हो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नया स्टेडियम बनेगा उससे बारसा को 300 मिलियन यूरोस पर ईयर का फायदा होगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और उसके बाद बारसा के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई रियली होप कि ये सारी बातें सच हो उनकी, और ऐसा ही हो। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, वो मैंने आपको दे दी। अब थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर आते हैं। देखें यार, सबसे पहले डेनी अल्मो की न्यूज चल रही है। डेनी अल्मो की भी न्यूज चल रही है। डेको रियली लाइक्स डेनी अल्मो। देखिए डेनी अल्मो है, लुइस डियाज है, ब्रूनो गुमैरिस पे हम बात करते हैं। जोआकिम पेरा ने, जो कि काफी रिलायबल सोर्स समझे जाते हैं, विक्टर रोके से रिलेटेड भी काफी ज्यादा न्यूज जो है ऑथेंटिक वही दे रहे थे। उन्होंने ब्रूनो गुमैरिस का नाम भी लिया, और उन्होंने लुइस डियाज का दोबारा नाम भी लिया। अब फब्रिजियो ने इस चीज को रूल आउट कर दिया था, तो मैं लुइस डियाज पे उतना ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं हूं। लेकिन जो 3 नाम सामने आ रहे हैं वो निको विलियम्स हैं, वो लुइस डियाज हैं, और वो डेनी अल्मो है। देखिए एज पर रिपोर्ट्स डेको लाइक्स डेनी अल्मो एंड स्पेशली लुइस डियाज मोर देन निको विलियम्स। बट आप सबको पता है कि लुइस डियाज की ऑप्शन एक्सपेंसिव हो सकती है, और डेनी अल्मो की ऑप्शन जो है वो निको विलियम्स की मोर और लेस सेम होगी। आई वुड स्टिल गो फॉर अ वाइड प्लेयर, ठीक है। डैनी अल्मो बहुत अच्छे टेक्निकल प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, बट आई स्टिल गो विद अ वाइड प्लेयर, चाहे वो निको विलियम्स हो चाहे वो लुइस डियाज हो। ये मैंने आपको बता दिया, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता है। एक ये न्यूज है। अब एक और न्यूज जो आ रही है वो ब्रूनो गुमैरिश की आ रही है। अब पता नहीं जोआकिम पेरा, जो पेरा है, वो किस सेंस में ये न्यूज दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही। स्टिलर की न्यूज आ रही थी, आपको पता है, वो 50 मिलियन का प्राइस टैग, और उसके बाद वो न्यूज ठंडी हो गई है। फिर प्लाशियोस की आई, किमे की इवेंचुअली आएगी दोबारा, मुझे ऐसा लगता है। ब्रूनो गुमैरिस की भी आपको पता है कि न्यूज बीच में आती भी रहती है और खत्म भी हो जाती है। इफ यू रियली आस्क मी, स्टिलर हैं। अच्छा, जोआकिम पेरा अगेन वेरी क्लोज टू ब्राजीलियन प्लेयर्स आल्सो, राइट, जिन्होंने ये न्यूज दी है। तो मैं यह नहीं कह रहा कि वो ऑथेंटिक नहीं होगी, ऑथेंटिक हो सकती है। वो फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट ईयर आप उनको कंसीडर कर सकते हैं ब्रूनो गुमैरिस के केस के अंदर। बट वेल एंड गुड, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूं, मैं अगर ब्रूनो गुमैरिस अवेलेबल है तो मैं टॉप लिस्ट के ऊपर मेरे ब्रूनो गुमैरिस ही रहेंगे, ठीक है। अब ये तो मेरी होगी ख्वाहिश, बारसा फैंस की ख्वाहिश, ठीक है, टॉप के ऊपर। इवन मैं केमे के ऊपर भी रखता हूं उनको, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कैसे पॉसिबल है भाई, उनकी वेजेस इतनी हाई है, न्यूकासल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे होगा ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में क्या कोई प्लेयर इंक्लूड हो सकता है, उसकी तो कोई न्यूज आती ही नहीं है, राइट। तो मुझे तो पॉसिबिलिटी लग रही है, 100 मिलियन से ऊपर का ऑपरेशन है, राइट, और फिर वेजेस भी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है। आई वुड बी वेरी हैप्पी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ये अनलाइकली लग रहा है। खैर गाइस, ये न्यूज थी। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।